हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वीट एंड सावर वांग्स एंड इफेक्ट। आज मैं मेरे सपनों का राजकुमार का 9th पार्ट सुनाने वाली हूँ। ये इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि वुईवुक्शान दुबई का जॉब छोड़कर एस सिटी में लानवांग जी के साथ रहने आ गया है और लानवांग जी ने भी उसे खुले दिल से अपना लिया है। रात भर अनइंटरप्टेड इंटीमेसी के बाद सुबह वुईवुक्शान बेड से उतरने की हालत में नहीं रहा। लानवांग जी का भी उसे छोड़कर जाने का मन नहीं था। उसने अपने प्रोफेसर को कॉल करके छुट्टी ले ली। यानली कुछ देर में यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई तो घर में बस वो दोनों ही रह गए। लानवांग जी ने उसके बाद वुक्शिया को बहुत पैम्पर किया। उसे खाना भी खिला दिया, उसे मेडिसिन भी दिया। वही वुक्शिया की बॉडी की हालत देखकर उसने पूछा, क्या मुझे सच में ठीक से करना नहीं आता है? ऐसा नहीं है, वही वुक्शिया ने कहा। तुम बहुत अच्छा कर रहे थे, तभी तो मैं और मांग रहा था। तो हर बार तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो जाती है? लानवांग जी ने परेशान होकर पूछा। फर्स्ट टाइम में ऐसा होना तो नॉर्मल है ना, वुक्शिया ने कहा। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, लानवांग जी ने वुक्शिया की आंखों में देखकर कहा। 2.5 साल पहले किया था हमने। इतने दिनों में मैं फिर से वर्जिन हो गया था, वुक्शिया ने कहा। तुम लकी हो लाजा, तुम्हें 2 बार मेरी वर्जिनिटी लेने का मौका मिला। मैंने भी तो 2.5 साल बाद किया, लानवांग जी ने धीरे से कहा। हाँ, तभी तो तुम ऐसे डर रहे हो, वुक्शिया ने कहा। अब हम रेगुलर करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम फिर करोगे मेरे साथ? लानवांग जी ने पूछा। वुक्शिया की हालत देखकर उसे बहुत गिल्ट हो रही थी। क्यों नहीं करूँगा? वुक्शिया ने पूछा। इसके लिए ही तो मैं तुम्हारे पास आ गया। सिर्फ ये करने के लिए आए हो? लानवांग जी ने पूछा। वुक्शिया ने मुस्कुराकर सर हिलाया। दूर रहकर ये नहीं होता है ना, साथ रहेंगे तो रोज कर पाएंगे। रोज करने की हालत में रहते हो तुम? लानवांग जी ने दुखी होकर कहा। लाजा डार्लिंग, प्लीज़ नाराज मत होना, मैं रात तक ठीक हो जाऊंगा, वुक्शिया ने कहा। मैं नाराज नहीं हूँ, लानवांग जी ने कहा, पर तुम्हें तकलीफ में देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या तुम ब्रेकअप करना चाहते हो? वुक्शिया ने सीरियस होकर पूछा। फिर से ब्रेकअप की बात कर रहे हो? लानवांग जी इरिटेट हो गया। अगर मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाया तो? वुक्शिया बोलने लगा। मुझे तुम्हारा दुखी चेहरा अच्छा नहीं लगता है। किसने कहा कि तुम मुझे खुश नहीं कर पाए? लानवांग जी ने पूछा। मैं तो बहुत खुश हुआ था, पर तुम्हें तकलीफ हुई ना। उसमें तुम्हारी क्या गलती? मैं ही तो तुम्हें रफ होने के लिए बोल रहा था। मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, वुक्शिया ने लानवांग जी के गले में अपनी बाहें डाल दी। और मुझे ऐसे पैम्पर्ड होना अच्छा लगता है। लानवांग जी ने वुक्शिया को टाइटली हग कर लिया। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं तुम्हारे पास आकर ही खुश हो गया हूँ, पर तुम मुझे और खुश रख ही सकते हो, वुक्शिया ने कहा। 1-2 दिन में वुक्शिया ठीक हो गया और वो दोनों रोज रात इंटीमेट होने लगे। 1 हफ्ते में सब कुछ नॉर्मल सा हो गया। वुक्शिया ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया और वो वांग जी के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगा और वो अपनी बहन के सामने अपनी खुशी का शो ऑफ भी करने लगा। उसके आने के लगभग 10 दिन बाद डिनर करते हुए यानली ने डिवोर्स की बात छेड़ ली। भैया, मुझे लगता है कि अब मुझे डिवोर्स ले लेनी चाहिए, यानली ने कहा। क्यों? वुक्शिया ने पूछा। क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? मुझे तुमसे क्यों जलन होगी? यानली ने पूछा। क्योंकि शादी तुम्हारी हुई और वुक्शिया अपनी बहन को छेड़ने के मूड में था, पर लानवांग जी ने उसे टोक दिया। वोइंग, कुछ भी मत बोलो। यानली, तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? एक्चुअली भैया, इससे पहले जब भी यहाँ हमारे कोई रिश्तेदार आए हैं तब हमने उन्हें ये समझा दिया है कि हमारे पास 2 रूम है, इसलिए हम ऐसे फैल कर रहते हैं। पर अब अगर अचानक कोई आ जाएगा तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? और यानली बोलते बोलते रुक गई। और क्या? वांग जी ने पूछा। और मैं ये नहीं चाहती कि कोई आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए कि आप अपनी वाइफ के भाई के साथ रिश्ते में हो। अगर हम अभी डिवोर्स ले लेते हैं तो आप फ्री हो जाओगे और ज़रूरत पड़ने पर भैया के साथ अपने रिश्ते को घर वालों के सामने ला पाओगे, यानली ने कहा। एक्चुअली पहले की बात अलग थी। उस टाइम वुक्शिया दूसरे शहर में रहता था और बाद में वो दूसरे देश चला गया।
अगर उन दोनों का रिश्ता सही रहता तो भी वो कभी कभी ही आकर लानवांग जी के साथ रूम शेयर करता। उस टाइम अगर कोई अचानक आ भी जाता और विवुक्षा को लानवांग जी के बेड में देख भी लेता, तब उनको ये बताया जा सकता था कि बहुत दिनों बाद दो दोस्त मिले हैं तो वो देर रात तक बातें करना चाहते थे। पर अब तो उक्शा अपना सारा सामान लेकर एकदम परमानेंटली लानवांग जी के रूम में बस गया है। इस बार ये कहानी नहीं चलेगी। यानली ने बताया कि वो घर छोड़कर जाने की बात नहीं कर रही है। अगर उक्शा कहीं और रहता और उसका डिवोर्स हो जाता तो वो लानवांग जी के साथ एक घर में नहीं रह पाती। पर अब जब उसका भाई भी इस घर में रह रहा है, तब अगर उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो कहीं नहीं जाना चाहती। यानली सच में समझदार है। लानवांग जी को उसकी हर बात लॉजिकल लगी और वो तो जितनी जल्दी हो सके इस झूठे बंधन से आज़ाद होना चाहता है। वो तीनों इस शादी के सच्चाई को जानते हैं। बाहर वालों के नज़रिया से देखा जाए या फिर लीगल वे में देखा जाए तो वो जो कर रहा है वो चीटिंग है। पहले उसने ये नहीं सोचा था, पर जब विवुक्षा ने पॉइंट आउट किया तब से उसके मन में भी ये ख्याल आया। वो बस विवुक्षा के अट्रैक्शन से बच नहीं पाता है, नहीं तो शायद वो डिवोर्स होने तक सेक्स ना करने का डिसीजन ले लेता। वाओ, मतलब लाजा पूरा मेरा हो जाएगा, विवुक्षा ने कहा। मैं पूरा ही तुम्हारा हूँ, लानवांग जी ने कहा। विवुक्षा अपनी बहन के सामने लानवांग जी के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी का शो ऑफ करता रहता है। लानवांग जी उसे कभी नहीं टोकता है। नहीं, वो लोग यानली के सामने बेशर्मी नहीं दिखाते हैं। उस रात के बाद यानली ने फिर कभी उन्हें किस करते या एक दूसरे को गलत तरीके से टच करते हुए नहीं देखा। वो दोनों इस मामले में बहुत सावधान रहते हैं। यानली भी घर में रहते टाइम सावधान रहती है, कहीं पर भी अचानक नहीं टपकती है। डिनर के बाद अपना सारा सामान चेक करके ही वो अपने रूम का डोर लॉक करती है। लानवांग जी और यानली ने चुपचाप म्यूचुअल डिवोर्स ले लिया। लान फैमिली वालों को ये बात बताई गई, पर मिस्टर और मिसेस जियांग को कुछ पता नहीं चला। अपना मास्टर्स कंप्लीट करके जब यानली पीएचडी करने के लिए दूसरे शहर जाने लगी, तब उन लोगों ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया। बहुत पढ़ाई कर ली है तुमने, मिसेस जियांग ने कहा। अब घर पर और अपने हस्बैंड पर भी ध्यान दो। 2 साल हो गए हैं तुम दोनों की शादी के, अब बच्चा करने का सोचो। यानली ने कहा, मॉम, अभी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मुझे जो चांस मिला है ये बहुत कम लोगों को मिलता है। माँ बनने का मौका भी सबको नहीं मिलता है, मिसेस जियांग ने कहा। तुम्हें अपने पसंद का लड़का मिला है। उसने और उसके घर वालों ने तुम्हारे पढ़ने के शौक़ को भी पूरा करने दिया है। अब तुम उन्हें उनके घर का वारिस दो। फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। उनको मुझसे वारिस नहीं चाहिए, यानली ने कहा। यानली, तुम पागल हो गई हो, मिसेस जियांग ने गुस्से से कहा। जल्दी से एक बच्चा करके उस घर में अपनी जगह को पक्का करो, नहीं तो वांग जी के लिए उन्हें दूसरे लड़कियों की कमी नहीं होगी। कहीं उसने तुम्हें छोड़ दिया तो? अब चिंता मत करो मॉम, यानली ने कहा। आपके दामाद को दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है, मिसेस जियांग ने कहा। एक बार तुम मुझसे दूर चली जाओगी तो उसे बाकी सारी लड़कियां अच्छी लगने लगेगी, फिर तुम रोती रहोगी। मॉम, यानली ने कहा, हमने डिवोर्स कर लिया है। क्या कहा तुमने? डिवोर्स? मिसेस जियांग चिल्ला उठी। मिस्टर जियांग पास ही थे। उन्होंने अपनी वाइफ के हाथ से फ़ोन ले लिया। क्या बात है यानली, तुम डिवोर्स की बात क्यों कर रही हो? यानली चुप हो गई और वो कुछ बोल नहीं पाई। कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड? मिस्टर जियांग ने पूछा। पापा, यानली ने कहा, इस वीकेंड अपने हस्बैंड के साथ यूनमिंग आ जाओ, मुझे तुम लोगों से ज़रूरी बात करनी है, मिस्टर जियांग ने कहा। और अपने भाई को कहना कि वो भी आ जाए। जब से दुबई से आया है उसे तो घर आने का टाइम ही नहीं मिला। पापा, वो, यानली को पता नहीं था कि वो क्या बोलेगी। अभी इस बारे में कोई बात नहीं, मिस्टर जियांग ने कहा। घर आओ, फिर बात करते हैं। विवुक्षा इतने दिनों से अपनी बहन को मैंने तुमसे तुम्हारा हस्बैंड ले लिया है कहकर छेड़ रहा था, पर उसे भी घर बुलाया गया है सुनते ही आज उसकी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम दोनों जाओ, ये तुम्हारा डिवोर्स है, इसमें मेरा क्या काम? तुम्हारा क्या काम? लानवांग जी ने पूछा। क्या तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताना है? क्या तुम मुझे बस अपना बॉय टॉय बनाकर रखना चाहते हो? बॉय टॉय? विवुक्षा चौंक उठा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? और क्या बोलूं? लानवांग जी ने कहा।
मैंने 2 साल पहले ही अपने डैड को तुम्हारे बारे में बता दिया है, पर तुम अभी भी किसी को मेरे बारे में बताना नहीं चाहते हो। यानली खुद समझ गई थी, नहीं तो मैं तो सच में अब तक तुम्हारा सीक्रेट लवर बनकर रह जाता। ऐसी बात नहीं है लाजा। विवुक्षा परेशान होकर लानवांग जी का हाथ पकड़ता है। पर अभी तो तुम दोनों के डिवोर्स की बात होने वाली है। पर हमारे बारे में बात करने का यही सबसे अच्छा टाइम है, लानवांग जी ने कहा। लाजा, विवुक्षा ने मुंह बना लिया। मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, लानवांग जी ने कहा। वो लोग तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो तुम्हें मार नहीं डालेंगे। अगर वो मुझे डिसऑन कर दे तो, विवुक्षा ने पूछा। तो मैं तुम्हें वॉर्न कर लूँगा, लानवांग जी ने कहा। लाजा, विवुक्षा ने कहा। यस वोइंग, लानवांग जी ने कहा। यानली और वांग जी का डिवोर्स ही बहुत शॉकिंग न्यूज़ था। मिस्टर और मिसेस जियांग उसी को हजम नहीं कर पा रहे थे। उनके गुस्सा और डांट के बीच जब लानवांग जी ने विवुक्षा का हाथ पकड़ लिया, तब तो वो लोग गुस्से से पागल हो गए। ये क्या है, मिस्टर जियांग ने पूछा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लानवांग जी ने कहा। उक्ष्या, तुम्हें शर्म नहीं है? तुम अपने बहन के हस्बैंड के साथ, मिसेस जियांग चिल्ला उठी। तुमने अपनी बहन का हस्बैंड छीन लिया। उसने मेरा हस्बैंड नहीं छीना, यानली ने कहा। मैंने उससे उसका बॉयफ्रेंड उधार में लिया था। यानली, क्या बक रही हो तुम? मिस्टर जियांग चिल्ला उठे। ना तुम्हें कोई शर्म है और ना तुम्हारे भाई को। एक लड़के के लिए तुम दोनों भाई बहन ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उक्ष्या, तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं है? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करा दूंगा। मुझे सिर्फ लाजा ही पसंद है, विवुक्षा ने कहा। वो एक लड़का है और वो पिछले 2 साल से तुम्हारी बहन के साथ है, मिस्टर जियांग ने कहा। पापा, मैं शुरू से ही वुक्क्षा से प्यार करता हूँ, लानवांग जी ने कहा। यानली के साथ हमारी शादी असली नहीं थी। चुप हो जाओ तुम, मिसेस जियांग ने कहा। फिर वो अपने हस्बैंड की तरफ मुड़कर बोलने लगी। आप मिस्टर लान को फ़ोन कीजिए, उनको भी तो पता चले कि उनका बेटा क्या कर रहा है। डैड को पता है, लानवांग जी ने कहा। मिस्टर और मिसेस जियांग और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन लोगों ने वुक्क्षा और वांग जी को घर से निकल जाने के लिए कहा। वो लोग मेंटली इस चीज़ के लिए रेडी थे। वो लोग निकलने लगे तो यानली भी उनके साथ निकल आई। यानली, तुम कहाँ जा रही हो? मिसेस जियांग ने कहा। तुम जल्दी से अंदर जाओ। नहीं मॉम, कहकर यानली जल्दी से जाकर कार में बैठ गई। वो लोग कार बुक करके ही आए थे क्योंकि उनको पता था कि वो ज़रूर घर से निकाल दिए जाएंगे। मिस्टर और मिसेस जियांग के डांटने के बावजूद यानली कार से नहीं उतरी। बहुत मुश्किल से एक फेक मैरिज के सहारे वो इस घर से निकली थी। दोबारा वो इस घर में कैद होना नहीं चाहती है। लानवांग जी और उसके डैड ने अपनी रेपुटेशन की चिंता ना करके उसको आज़ाद होने का मौका दिया है। उस मौके को वो कभी भी गंवाना नहीं चाहती है। तुम इन दोनों के साथ जा रही हो। इनके साथ रह रह कर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है, मिसेस जियांग ने कहा। तुम उतरो कार से, उन दोनों को जाने दो। जियांग यानली नहीं उतरी। विवुक्षा भी उसके पास जाकर बैठा और लानवांग जी फ्रंट सीट में जाकर बैठा। मिसेस जियांग ने कहा, हम तुम्हारे सगे माँ बाप हैं। ये दोनों पराये तुम्हारे लिए हमसे ज़्यादा अपने हो गए। भैया को पराया मत बोलो, यानली ने कहा। मेरा सगा भाई भी शायद मेरे लिए ये नहीं कर पाता जो इसने मेरे लिए किया। यानली, मॉम से ऐसे बात मत करो, विवुक्षा ने धीमी आवाज़ में कहा। देखा, आपने उसे घर से निकाल दिया, पर वो अभी भी आपको अपनी मॉम मानता है, यानली ने कहा। और वांग जी भैया की तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आप लोग अपनी जिद की वजह से ऐसे 2 बेटों को खो रहे हो। इन दोनों ने ही तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की है, मिसेस जियांग ने कहा। इन दोनों ने ही मुझे जीने का मौका दिया है, यानली ने कहा। वो लोग यानली को रोक नहीं पाए। यानली रुकना चाहती भी नहीं है। उसे सपोर्ट करने के लिए उसके 2 भाई हैं। एक ने अपनी रेपुटेशन के बारे में ना सोचकर उसके पढ़ने का इंतज़ाम किया और दूसरे ने तो उसकी खुशी के लिए अपना प्यार ही कुर्बान कर दिया। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो अलग बात है। युनमिंग के साथ अब इन तीनों का कोई कनेक्शन नहीं रहा। कुछ दिनों में ही यानली लैंगलिंग के लिए निकल गई। इस सिटी के घर में अब उक्ष्या और वांग जी रह गए। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और लानवांग जी तो जैसे उक्ष्या को पलकों में बिठा कर रखता है। वो बस रात को बेड पर ही रफ होता है।
बाकी हर पल उसकी यही कोशिश रहती है कि वुक्शा को ज़्यादा कोई काम ना करना पड़े। साफ सफाई और चीज़ों को अरेंज करके रखने में वही वुक्शा थोड़ा केयरलेस ही है, पर लानवांग जी बिना किसी कंप्लेन के सारा काम कर लेता है। वो वुक्शा से किसी भी काम की उम्मीद नहीं करता है, वो खुद ही सब कुछ कर लेता है। वुक्शा सिर्फ डिनर बनाता है, वो भी अगर वो टाइम से आ जाता है तो। वुक्शा तो ऐसे भी थोड़ा लेट उठता है और रोज़ रात की मेहनत के बाद वांगजी उसे सुबह ज़्यादा आराम करने भी देता है। घर का सारा काम करके ब्रेकफास्ट और लंच बनाकर लानवांगजी वुक्शा के फोrehead पर किस करता है। वुक्शा नींद से उठकर उसे बहुत सारा किस करता है। बहुत देर तक पैम्पर्ड होने के बाद जाकर वुक्शा बेड से उतरता है। दोनों की लाइफ में अब हर खुशी है, बस मिस्टर और मिसेस जियांग ने अभी तक उन्हें नहीं अपनाया है। वुक्शा अभी तक गुशु भी नहीं गया है, पर फ़ोन पर मिस्टर लान से उसकी बात हो जाती है। यहाँ पर स्टोरी में एक और छोटा सा टाइम लीप है। यानली के लैंडलिंग जाने के बाद 3 साल बीत गए हैं। वुक्शा और वांगजी भी अब एससीटी में नहीं रहते हैं, वो दोनों अब यीलिंग में रहने लगे हैं। 6 साल साथ रहने के बाद येआन और नियमिंगजुए फाइनली शादी कर रहे हैं और उस शादी को अटेंड करने के लिए वुक्शा 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गुशु आ पहुंचा है। ये फर्स्ट टाइम है जब वो गुशु आया है। लानवांग जी के डैड तो उससे बहुत दिनों से ही मिलना चाहते थे, पर लान चिरेन और उनकी वाइफ शुरू में एक लड़के के साथ लानवांग जी के रिश्ते को मान नहीं पा रहे थे। उनका कहना था कि वांगजी घर का एकलौता बेटा है, अगर वो किसी लड़के के साथ ज़िंदगी बिताएगा और घर में बहू नहीं लाएगा तो उनका वंश आगे कैसे चलेगा, इस घर में बारिश कैसे पैदा होंगे। लानवांग जी वुक्शा को उस सिचुएशन में अपने घर लेकर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो वुक्शा को साथ लेकर अपने डैड से वीडियो कॉल में ही बात कर लेता था। इन 3 सालों में अब लान चिरेन का रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो गया है और येआन की शादी भी हो रही है, इसलिए लानवांग जी को लगा कि वुक्शा को सबके सामने लाने का यही सबसे अच्छा मौका है। येआन और मिंगजुए भी चाहते हैं कि वुक्शा उनकी शादी में प्रेजेंट रहे। फाइनली लान चिरेन और उनकी वाइफ भी वुक्शा से मिलने के लिए रेडी हो गए। लानवांग जी और 2 दिन पहले आ गया था। आज सुबह जब वुक्शा ट्रेन से उतरा तब वो कार और ड्राइवर लेकर उसी का इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? लानवांग जी वुक्शा के हाथ से लगेज को लेते हुए पूछता है। नहीं, सब ठीक था, वुक्शा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। 2 दिन बाद लानवांग जी को देखकर उसे उसके साथ फ्लर्ट करने का मन हुआ, पर इस जगह पर वो पहली बार आया है। आते ही वो अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं करना चाहता है। कार में बैठकर उसने पूछा, सारी तैयारियां कैसी चल रही है? तुम बहुत बिजी हो ना? अच्छी चल रही है, चाचा चाची ही तो सब कुछ कर रहे हैं, मैं तो बस उनका ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, लानवांग जी ने कहा। वुक्शा को अपनी बहन की शादी याद आई। उसके पापा पर ही सारी जिम्मेदारियाँ थी, वो तो बस उनकी मदद कर रहा था, फिर भी शायद बहुत काम था। यानली की शादी के बाद सोचते ही उसे दूल्हे के ड्रेस में लानवांग जी याद आ गया। वो शादी नकली थी और लानवांग जी का हैंडसमनेस बिल्कुल असली था। लानवांग जी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो वुक्शा चौंक उठा और इशारे से पूछा कि क्या हुआ। कार में उनके साथ ड्राइवर भी तो है। लानवांग जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसके हाथ की पकड़ टाइट हो गई और फिर वो वुक्शा को आसपास के जगहों के बारे में बताने लगा। थोड़ी देर में कार एक बड़े से महल के सामने आकर रुकी। महल को अच्छे से सजाया जा रहा है, शायद ये वेडिंग वेन्यू है। घर जाने से पहले शायद यहाँ कोई काम है। कार से उतरकर वुक्शा ने कहा, बैग तो कार में ही रहेगी ना? तुम बैग की चिंता मत करो, लानवांग जी उसे लेकर महल के अंदर जाने लगा। तुम्हारा बैग हमारे रूम में पहुँच जाएगा। मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर करने वाला हूँ, वुक्शा ने पूछा। क्यों, तुम्हारा कोई और प्लान है क्या? लानवांग जी ने पूछा। मेरा प्लान तो दिन रात तुम्हारे साथ घूमने का है, पर ऐसा हो नहीं पाएगा ना? वुक्शा ने पूछा। ये थोड़ा मुश्किल है, तुम्हें भी तो काम में हाथ बटाना है, लानवांग जी ने कहा। बताओ क्या क्या करना है मुझे? वुक्शा ने पूछा। मेरे ख्याल से तुम यान के साथ साथ घूमो तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसे जो भी शॉपिंग करनी है, जहाँ जहाँ भी जाना है, तुम्हें उसके साथ जाना होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जुइन भी साथ रहेगी, लानवांग जी ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं ये काम कर लूँगा, वुक्शा ने कहा।
बातें करते करते वो लोग उस जगह पर आ पहुँचे जहाँ शादी की रिचुअल्स होने वाली है। बहुत बड़े से एरिया में एक स्टेज बनाया जा रहा है और सामने सीटिंग अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। पूरी प्लानिंग बहुत अच्छी लग रही है। लानोंग जी ने वुयीवुक्शा को और बाकी की जगह को भी दिखाया। कहाँ खाना बनेगा, कहाँ खाना सर्व होगा, कहाँ पर म्यूज़िक बजेगी और डांस वगैरह होगा, कहाँ से दुल्हन आएगी, कहाँ से दूल्हा आएगा, ये सब कुछ वो उसे घुमा घुमा कर दिखाने लगा। सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज किए गए हैं। मैं ये सब काम भी सुपरवाइज़ करूं? वुयीवुक्शा ने पूछा। तुम मुझे बता देना कि क्या क्या प्लान है। तुम्हें यह सब देखने की ज़रूरत नहीं है, लानोंग जी ने कहा। तुम चलकर आराम कर लो। शाम को यान कहीं जाना चाहेगी तो उसके साथ जाना। यान का नाम लेते ही यान आ गई। वुक्शिया! अपना नाम सुनकर वुक्शिया भी पीछे मुड़ा। ये यान आकर उसके गले लग गई। लगभग 6 साल बाद अपने दोस्त को देखकर वो खुश तो बहुत हुई थी, साथ में वो अपने भाई को थोड़ा जेलस भी करना चाहती थी। उसने कहा, वुक्शिया, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अच्छा हुआ तुम आ गए। अब से तुम मेरे साथ ही रहना। जुइन भी यान के पीछे पीछे आई थी। उसने धीरे से पूछा, क्या ये यानली दीदी के भाई हैं? हाँ, ये यानली का बड़ा भाई है। ये मेरा दोस्त है और यही तुम्हारा भाभी है, यान ने कहा। भाभी? वांगजी और वुक्शिया चौंक उठे। जुइन भी कंफ्यूज्ड हो गई। भाभी मत बोलना उसे, वो लड़की नहीं है, लानोंग जी ने कहा। तो क्या जीजू बोलेगी? यान ने पूछा। वो बोल सकती है, लानोंग जी ने कहा। वही तुम बताओ। भैया भी ठीक रहेगा, वुयीवुक्शा ने धीरे से कहा। ठीक है, जुइन ने कहा। मेरा नाम जुइन है और मैं इन दोनों की सबसे छोटी बहन हूँ। वुयीवुक्शा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया भी हूँ। गिफ्ट? जुइन खुश होकर बोल उठी। कहाँ है मेरा गिफ्ट? मेरे बैग में है और मेरा बैग तो रूम में चला गया होगा, वुयीवुक्शा ने कहा। तो चलिए अंदर, मुझे अभी मेरा गिफ्ट चाहिए, जुइन ने कहा। अंदर? अभी अंदर जाकर क्या करूँगा? वुयीवुक्शा ने पूछा। अंदर चलकर आप अपने रूम में रेस्ट करेंगे और उससे पहले मुझे मेरा गिफ्ट देंगे, जुइन ने कहा। सीढ़ी से चढ़कर राइट में जाकर 5th रूम आपका है। यहाँ पर रहना है मुझे? वुयीवुक्शा ने पूछा। उसे थोड़ा दुख हुआ। उसे लगा था कि वह लानोंग जी के घर में जाकर उसके साथ उसके रूम में रहेगा, पर शायद वांग जी के घर वाले अभी उसे अपनाने के लिए रेडी नहीं हुए हैं, इसलिए उसे गेस्ट की तरह यहाँ इस मैरिज वेन्यू में रहने के लिए दिया जा रहा है। आपको यह जगह अच्छी नहीं लगी? जुइन ने पूछा। नहीं नहीं, ये जगह अच्छी है, वुयीवुक्शा ने मुस्कुरा कर कहा। मैं अभी तुम्हारा गिफ्ट लेकर आता हूँ। कौन सा रूम है? जुइन ने कहा। चलिए मैं भी चलती हूँ। 5th रूम आपका है, 6th दीदी का और लास्ट वाला रूम मेरा है। वही? लानोंग जी ने वुयीवुक्शा का हाथ पकड़ लिया। तुम यहाँ रहना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई और इंतजाम कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वुयीवुक्शा ने कहा। यह तो कितना बढ़िया है। मैं इतनी अच्छी जगह पर पहले कभी नहीं रहा। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो? लानोंग जी ने पूछा। नहीं तो, मैं तो बहुत खुश हूँ, वुयीवुक्शा ने कहा। भैया, हमारा घर बाहर से ही पुराने स्टाइल का दिखता है, अंदर सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ है। आपको 200 साल पुराने टॉयलेट्स यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जुइन ने कहा। तभी एक आदमी ने आकर कहा कि सब उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लानोंग जी ने कहा, अभी तुम अंदर चलो, डैड और चाचा चाची से मिल लो। फिर तुम्हें मेरा रूम अच्छा नहीं लगेगा तो मैं स्टेशन के पास किसी होटल में रूम बुक कर लूँगा। ये तुम्हारा घर है? वुयीवुक्शा ने पूछा। हाँ, तुम्हें क्या लगा? लानोंग जी ने पूछा। मुझे लगा कि ये कोई वेडिंग वेन्यू है, वुयीवुक्शा ने यान की तरफ देखते हुए कहा। गुशु में और इसके आसपास जो वेडिंग वेन्यू है वो छोटे छोटे हैं। हमारे घर में उससे ज़्यादा जगह है। हमने बस बारातियों के लिए एक होटल बुक कर लिया है, यान ने कहा। तुम चाहो तो उस होटल में भी रह सकते हो। मेरे ख्याल से वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा ही रूम्स बुक हैं, पर वो बुकिंग कल से है। आज तुम हमारे घर में एडजस्ट कर लो। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, वुक्शान ने कहा। मुझे लगा। बातें करते करते वो लोग डोर के सामने आकर पहुंच गए थे।
खुले दरवाजे के सामने एक सुंदर सी लेडी उनका इंतज़ार कर रही थी। उनके पहुंचते ही डोर के सामने एक पॉट रख दिया गया जिसमें आग जल रही है। उक्षिया आग वाले पॉट को देखकर रुक गया और लान जी की तरफ देखने लगा। तो ये है वो, मिसेस लान ने पूछा। जान, तुम उसका हाथ पकड़ लो और उसे उस आग को लांग कर आने में मदद करो। ये क्या है? विभूषण ने पूछा। ये यहाँ का एक रिचुअल है, यान ने कहा। यूजुअली ये नई दुल्हन के लिए किया जाता है। तुम दुल्हन तो नहीं हो, पर आज तुम भाई का पार्टनर बनकर पहली बार हमारे घर आए हो, इसलिए ये तुम्हें घर में वेलकम करने के लिए किया जा रहा है। तुम्हें ये नहीं करना? लान जी ने पूछा। करना है, विभूषण ने लान जी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। लान जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और विभूषण उस आग को लांग कर घर के अंदर आ गया। अंदर आते ही विभूषण को सोफे पर बैठे मिस्टर लान और लान चिरन दिखे। चाची भी जाकर चाचा जी के पास बैठ गई। विभूषण ने लान जी की तरफ देखकर कहा, अब मुझे क्या करना है? क्या मैं टी सर्व करूं? उसकी बात खत्म होते ही उसने देखा कि एक लड़की चाय लेकर आ रही है। लान जी ने कहा, अगर तुम ना चाहो तो? विभूषण ने कहा, मैं चाहता हूँ। और फिर वो सोफे पर बैठे सीनियर्स के सामने जाकर घुटनों में बैठ गया और एक कप में चाय डालकर लान जी के डैड के सामने पकड़ा। डैड, चाय लीजिए। मिस्टर लान ने मुस्कुराकर चाय ले ली। उसके बाद विभूषण ने लान चिरन को चाचा जी बुलाते हुए चाय दी और फिर चाची बुलाते हुए मिसेस लान को। फिर उसने अपना गर्दन झुकाकर कहा, मुझे ये कस्टम्स ठीक से पता नहीं है और मुझे ये नहीं पता था कि आप लोग मुझे ऐसे वेलकम करेंगे। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से आपको किसी के सामने अनकंफर्टेबल फील ना करना पड़े। मिस्टर लान ने एक रेड एनवलप निकालकर उक्षिया के हाथ में दिया। लान चिरन ने भी वही किया। मिसेस लान ने एक रिंग का सेट निकालकर टेबल पर रखा। तुम दोनों ने एक दूसरे को रिंग्स पहनाया है? विभूषण ने अपने हाथ को देखा। उसमें लान जी का पहनाया हुआ एक रिंग है। तो वैसे रिंग्स नहीं, वेडिंग रिंग्स, चाची ने पूछा। अभी उसके पेरेंट्स ने हाँ नहीं कहा है, लान जी ने कहा। तो फिर ये अपने पास रख लो। हमारी तरफ से तो हाँ है। जब वो हाँ बोल देंगे तब ये रिंग्स एक दूसरे को पहना देना, चाची ने कहा। अब जाकर फ्रेश हो जाओ, लंच के टाइम काम की बातें करेंगे, मिस्टर चिरन ने कहा। मिस्टर लान ने किसी को बुलाया तो एक ओल्ड लेडी आकर खड़ी हुई। मिस्टर लान ने कहा, ये विभूषण है। इस घर में इसका स्टेटस मेरे इन तीनों बच्चों के जैसा ही है। बाकियों को बता देना और इसका ध्यान रखना। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए विभूषण ने कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की है। विभूषण और वांग जी पिछले 3 साल से साथ हैं और पिछले 1-1.5 साल से वो लोग इलिंग में हैं। लानोंग जी वहाँ अपना पोस्ट डॉक्ट कर रहा है और विभूषण को जॉब में प्रमोशन और ट्रांसफ़र मिल गया है। इलिंग में उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। हर सुबह लानोंग जी विभूषण के माथे पर किस करके उसे उठाता है, जैसा उसने उस सुबह एस सिटी के घर में किया था। विभूषण ने फिर कभी उसके साथ बदतमीजी नहीं की, उसे हर्ट नहीं किया। उस एक किस के बदले लानोंग जी को एक प्यारी सी मुस्कान देखने को मिलती है और विभूषण से बहुत सारे किसेस मिलते हैं। रात को लानोंग जी उसके साथ कितना भी रफली पेश क्यों ना आया हो, सुबह नींद से उठकर विभूषण उस बारे में कभी कंप्लेन नहीं करता है। उसी ने कहा था कि वो हर रात लानोंग जी के साथ सोना चाहता है। अब जब उसे वो मिल रहा है तब उसके पास कंप्लेन करने के लिए क्या बचा है। लानोंग जी की रफनेस उसे अच्छा लगता है, पर ज़्यादा रफनेस के बाद जब उसे तकलीफ होती है तब वांग जी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है। अगर उक्षिया बिल्कुल भी इंटीमेसी को झेलने की हालत में नहीं होता है तब वांग जी उसे बस प्यार करके अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। सेक्स चाहे हो या ना हो, प्यार हर रात होता है। वांग जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है। उक्षिया के नींद से उठने से पहले ही वो ब्रेकफास्ट बना लेता है और घर की सफाई भी कर लेता है। वो विभूषण के ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी रेडी कर देता है। रात को दोनों साथ में खाना बनाते हैं, साथ बर्तन धोते हैं। कपड़े धोने में, सुखाने में, उन्हें प्रेस करने में वांग जी उक्षिया को हर काम में साथ देता है। वांग जी हमेशा उक्षिया को प्रिंस ट्रीटमेंट देता है, पर आज पहली बार लानोंग जी के घर आकर उक्षिया को समझ आया कि एक्चुअल प्रिंस तो लानोंग जी है। उसे इतना पता था कि लानोंग जी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके डैड एक डॉक्टर है
और चाचा जी एक प्रोफेसर है। उनके घर में पैसों की तंगी नहीं है, ये तो उसे पता था, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग ऐसे इतने बड़े एक महल में रहते होंगे। आज उसे पता चला कि उनके पास एकर्स और एकर्स ज़मीन है और उनके घर में 20 लोग फुल टाइम काम करते हैं। लान वांगजी सिर्फ उसके सपनों का राजकुमार नहीं है, वो तो सच में एक राजकुमार है। और वो राजकुमार खुद उसके लिए खाना बनाता है, उसके झूठे बर्तन साफ करता है और उसके कपड़े प्रेस करता है। और तो और वो वुक्शिया की कमर और उसके पैर भी दबाता है। चीटिंग की बात सुनकर वुक्शिया के साथ चलते हुए तीनों भाई बहन हैरान हो गए। चीटिंग? किसने? तुम दोनों ने। तुम लोगों ने कभी मुझे नहीं बताया कि तुम लोग इतने अमीर हो, वुक्शिया ने कहा। मैं अमीर नहीं हूँ, ये यान बोल उठी। मैं भी नहीं, लान वांगजी भी जल्दी से बोल उठा। अमीर तो डैड और चाचा जी हैं, हम नहीं। और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा, अगर तुम्हें हमारा ये घर पसंद नहीं है तो हम होटल में जाकर रहेंगे। मेरा मतलब वो नहीं था, वुक्शिया ने कहा। मुझे लगा था कि ये कोई वेडिंग वेन्यू है जिसे यान के वेडिंग के लिए बुक किया गया है, इसलिए मैं घर जाना चाहता था। मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम। वुक्शिया को याद आया कि उनके साथ जुइन भी है। तुम्हें पता नहीं था कि हमारा घर ऐसा है? यानली ने तुम्हें नहीं बताया था? यान ने पूछा। नहीं तो, डैड ने कहा था कि अच्छा घर है। वुक्शिया ने याद करने की कोशिश की। और क्या कहा था डैड ने? उसे याद नहीं है। एक्चुअली उसने ठीक से कुछ सुना ही नहीं था। उसे पता था कि लान वांगजी की फैमिली पढ़ी लिखी और कल्चर्ड है और उनको पैसों की कमी नहीं है। और फिर उसके डैड जब खुद देखकर आए हैं तो वो और कुछ सुनकर क्या करेगा? अगर उस टाइम उसकी शादी हो रही होती तब भी वो उन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होता। लान वांगजी उसके चेहरे को देखता रहा और वुक्शिया रूम के अंदर जाकर अपने बैग से गिफ्ट्स निकालने लगा। वो बड़ों के लिए भी गिफ्ट्स लाया है जो वो उन्हें लंच के टाइम देने वाला है। उसने यान के हाथ में भी एक गिफ्ट दिया। ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारा भाई ही देगा। ये मेरे इस घर में फर्स्ट टाइम आने का गिफ्ट है। तुम्हारी शादी में मैं बस लेवर देना चाहता हूँ। मुझसे जो जो काम कराना है करा लेना। यान ने कहा, आज शाम को मैं अपने पुराने दोस्तों के घर जाऊँगी इनविटेशन कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने। तुम और जुएन मेरे साथ चलने वाले हो। आज शायद सब कंप्लीट नहीं होगा तो हमें कल सुबह भी निकलना पड़ेगा और मुझे कुछ सामान भी खरीदना है। लान वांगजी ने तो वुक्शिया को पहले ही ये काम समझा दिया था। उसने अपना सर झुकाकर कहा, यस प्रिंसेस, जैसा आपका ऑर्डर होगा। उसको ऐसे करते देख दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस उठी। जुइन ने कहा, मुझे भी अपने दोस्तों को इनवाइट करने जाना है। यस लिटिल प्रिंसेस, वुक्शिया ने कहा। एक काम करो, तुम लोग आज जल्दी निकल जाओ और कोशिश करो कि आज ही इनविटेशन का काम ख़त्म हो जाए, लान वांगजी ने कहा। अगर कोई छूट जाए तो कल सुबह सुबह चले जाना। यान अपने ससुराल में ज़्यादा दिन तक नहीं रुकने वाली है क्योंकि उसे और मिंगजे को सिर्फ 3 हफ्ते की छुट्टी मिली है। मिंगजे के घर वालों ने स्ट्रिक्टली किसी भी तरीके का कीमती और बड़े सामान के लिए मना कर दिया है। यान बस अपने ज़रूरत के सामान और अपने ससुराल वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स ही ले जाने वाली है। वो सब कुछ पैक हो गया है। उसके और जुइन के सारे दोस्तों को इनविटेशन भी दे दी गई है। अगले दिन लंच के बाद वुक्शिया के पास कुछ और काम नहीं था तो वो डेकोरेशन और लाइट्स चेक करने लगा। जुइन भी उसी के साथ है। यान तो शायद अपने होने वाले हस्बैंड और उसकी फैमिली के साथ बात कर रही है। उसके पास इस टाइम बहुत लोगों का कॉल आता है। लान वांगजी पता नहीं कहाँ बिजी है। वुक्शिया ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। टाइम रहेगा तो वो खुद उसके पास आ जाएगा। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ना सोचकर वुक्शिया फिलहाल अपनी इस नई मिली बहन के साथ ही बॉन्डिंग कर रहा है। तभी मेन गेट से एक कार अंदर आई। शायद रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया है। वुक्शिया ने थोड़ा नर्वस होकर कार की तरफ देखा तो उसे उसके पेरेंट्स और भाई बहन दिखे। वुक्शिया थोड़ी देर के लिए स्टैचू बन गया। उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले जुइन चिल्ला उठी, यानली दीदी। वो दौड़कर यानली के पास पहुंची और उसे गले लगा लिया। वुक्शिया भी उसके पीछे पीछे गया और अपने पेरेंट्स को ग्रीट किया। मिस्टर जियांग ने उसे गले लगा लिया तो वुक्शिया रोने लगा। मिसेस जियांग भी रोने लगी तो वुक्शिया ने उन्हें भी हग कर लिया। साइड से जियान चेंग ने भी रोते हुए उन्हें हग कर लिया। भैया, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? उसने पूछा।
याद आई, बहुत याद आई, बुईवुक्शा ने कहा। लानोंगजी पता नहीं कहाँ से आ गया और सबको अंदर बुला ले गया। सब ड्राइंग रूम में बैठ गए। तभी वुक्शान ने यानली के पास एक आदमी को नोटिस किया। उसने लानोंगजी को एक कोने में ले जाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? बेबी, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारे घर गया था। मैं उन्हें मनाकर यहाँ बुला लाया हूँ। वो तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे, लानोंगजी ने कहा। और वो कौन है? यानली का बॉयफ्रेंड, जिन जिक्सुआ। वो तो काफ़ी हैंडसम है, बुईवुक्शान ने कहा। यानली ने फ़ोन पर उसके बारे में बताया था। वो लैंडलिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। यानली उसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही है। मिस्टर और मिसेस जियांग ने उसे माफ़ कर दिया है और उन लोगों ने जिन जिक्सुआ को भी एक्सेप्ट कर लिया है। वो तुम्हारा असली जीजा है, लानोंगजी ने कोल्ड आवाज़ में कहा। उसकी तरफ देखना भी मत। तुमने अपने फेक जीजा के साथ जो किया वो फिर से रिपीट मत करना। मैंने क्या किया था? बुईवुक्शा ने पूछा। तुम्हें याद नहीं है? शादी की अगली सुबह, फिर छत पर और फिर कार में, लानोंगजी ने कहा। उसमें मेरी क्या गलती थी? वो तो तुम ही कर रहे थे, बुईवुक्शा ने कहा। मेरे लिए तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, पर तुम तो मुझे अपनी बहन का हस्बैंड मान रहे थे। फिर भी तुमने मुझे किस किया था। मुझे तुम्हारी बॉडी को छूने दिया था। याद नहीं तुम्हें? रात को भी तुम मेरी बाहों में सो रहे थे, लानोंगजी ने कहा। मैं वो सब करना नहीं चाहता था, पर मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर पा रहा था, वुक्शान ने नज़रें झुकाकर कहा। इट्स ओके बेबी, मैं समझ सकता हूँ, लानोंगजी ने कहा। उस वक्त मैं ही थोड़ा नासमझ की तरह बिहेव कर रहा था। मैं तुम्हारे सिडक्शन से पागल हो रहा था, इसलिए मुझे तुम्हारी फीलिंग समझ नहीं आ रही थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाया तो कोई और तुम्हें खुश कर देगा। मैंने उस टाइम तुम्हें सिड्यूस नहीं किया था, बुईवुक्शान ने कहा। किया था, और तुम अभी भी वही कर रहे हो, लानोंगजी ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा। चलो वापस चलते हैं, वरना मैं कंट्रोल खो दूंगा। ड्राइंग रूम में तब तक मिस्टर लान भी आकर बैठ गए थे। स्नैक्स और चाय सर्व हो चुके थे और सब बातचीत कर रहे थे। यानली बुईवुक्शा को देखकर मुस्कुराई, जैसे कि वो कुछ कह रही हो। मिस्टर लान ने कहा, वुक्शा इधर आओ, तुमसे कुछ पूछना है। वुक्शा उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उनके पेरेंट्स उसके ऑपोजिट में बैठे थे। जी डैड, उसने कहा। क्या तुम मेरे बेटे के साथ खुश हो? मिस्टर लान ने पूछा। जी डैड, बहुत खुश हूँ, बुईवुक्शा ने जवाब दिया। तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसने पहले तुम्हारी बहन से शादी की थी? मिस्टर लान ने पूछा। डैड, मैं उस बात के लिए आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। वांगजी ने जो किया वो तो मेरे लिए किया, पर आपने भी अपनी रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा। आपका बेटा अब डिवोर्स्ड है, इससे आपकी रेपुटेशन में कोई कमी आई तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बुईवुक्शा ने कहा। वो सब तो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें उस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपने बारे में सोचो। आगे चलकर तुम्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। उस टाइम अपनी चॉइस को लेकर पछताओगे तो नहीं? मिस्टर लान ने पूछा। डैड, वांगजी मेरा चॉइस नहीं है, वो मेरी ज़रूरत है। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, पर अगर मैंने आज उसे छोड़ दिया तो मैं हर पल पछताता रहूँगा, बुईवुक्शा ने कहा। क्या तुम्हें उसकी दौलत पसंद है? मिसेस जियांग ने पूछा। तुम खुद भी तो अच्छा कमाते हो। आप लोगों ने यानली की शादी इनका ये सब देखकर कराया था ना? वुक्शा ने पूछा। पर मुझे बस कल पता चला कि वांगजी ऐसे एक महल का वारिस है। ना यान ने मुझे कभी बताया था कि वो ऐसे किसी घर से है, और ना ही वांगजी ने। वांगजी के लिए मेरा प्यार पैसों की वजह से नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो मेरे सिवा सिर्फ वांगजी जानता है। कैसा राज? सबने पूछा। बुईवुक्शा ने एक बार लानोंगजी की तरफ देखा और फिर नज़रें झुकाकर बोलने लगा। जब वांगजी मेरा रूममेट बनकर आया तब मैं फाइनल ईयर में था। उसके आने से लगभग 1 साल पहले से मैं उसे अपने सपनों में देख रहा था, और जब मैं उससे मिला तब मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो भी मुझे पसंद करेगा, पर शायद हमारा प्यार पहले से डिसाइडेड था। शायद हम पिछले कई जन्मों से एक दूसरे को चाहते हैं। लानोंगजी तब तक उसके पास आकर खड़ा हो गया था। उसने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुरा दिया। जिन जिक्सुआ ने अब तक एक शब्द नहीं बोला था। अब वो उठकर खड़ा हो गया। ये तो कमाल की बात है,
लगता है आप दोनों का प्यार सदियों पुराना है। क्या मैं आप दोनों को भैया बोल सकता हूँ? लानोंग जी ने गर्दन ऊपर नीचे किया। तो भैया, आपको कैसे पता चला कि यही आपका प्यार है? क्या आपको भी सपने आते थे? जिनजिक्शुआ ने पूछा। नहीं, मुझे कभी कोई सपना नहीं आया, पर मुझे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया था। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मुझे लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी उसके बिना अधूरी है, लानवांग जी ने कहा। पर तुम दोनों लीगली शादी नहीं कर सकते, मिस्टर जियांग ने कहा। पता है, पर आप दोनों का आशीर्वाद मिल जाए तो ज़िंदगी शादी के बिना भी खूबसूरत हो जाएगी, लानवांग जी ने कहा। मिस्टर लान ने कहा, हम एक रिंग सेरेमनी कर सकते हैं। रिंग सेरेमनी? सब इस सजेशन से हैरान हुए। हाँ, परसों यान की शादी है, कल से सारे रिश्तेदार आने लग जाएंगे। तुम्हें देखकर सब तुम्हारे बारे में पूछेंगे, मिस्टर लान ने कहा। उससे पहले तुम्हें तुम्हारा पोजीशन मिल जाना चाहिए। तुम्हें इस बात से कोई ऑब्जेक्शन है? मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है डैड, विवुक्षा ने कहा। तो हम अभी एक छोटा सा ब्लेसिंग सेरेमनी कर लेते हैं, मिस्टर लान ने कहा। मिस्टर और मिसेस जियांग, आप दोनों इस बात से सहमत हैं ना? बच्चे तो ऐसे भी साथ रह रहे हैं। मिस्टर और मिसेस जियांग ने कुछ नहीं कहा। लान चिरन को कॉल करके जल्दी घर आने के लिए कहा गया और येन और जुइन मिसेस लान की मदद करने चली गई। उन लोगों ने यानली को भी बुला लिया। वांगजी और रुक्शियाँ अपने बेडरूम में गए तो वांगजी ने 2 रेड कलर के टैंक सूट निकाला। फिर अपने पार्टनर के हैरान नज़रों को इग्नोर करके वो खुद उसे एक टैंक सूट पहनाने लगा। फिर वो खुद अपने कपड़े पहनने लगा। उक्षिया को कुछ याद आया तो उसने पूछा, वो ड्रेस कहाँ है जो तुमने मेरी बहन से शादी करते वक्त पहना था? ऊपर स्टोर रूम में रखा है। पर अभी उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या अभी भी वो बात चुभ रही है? वांगजी ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस दिन तुम इतने ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे कि मैं सह नहीं पा रहा था। मुझे बहुत जलन हो रही थी। मुझे लगा था कि मेरा हैंडसम प्रिंस कभी मेरा नहीं हो सकता। तुम इतने खुश लग रहे थे और मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था। विवुक्षा ने लानवांग जी का हाथ पकड़ लिया। लेकिन आज तुम और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। और सबसे बड़ी बात, आज तुम मेरे दूल्हे हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। और अगर तुम्हें ये आउटफिट पसंद है तो मैं ये तुम्हारे लिए बार बार पहनूंगा, लानवांग जी ने उक्षिया का बाल ठीक करते हुए कहा। तुम तो बिना किसी आउटफिट के भी हैंडसम लगते हो। चलो अब चलते हैं, कहते हुए उक्षिया दरवाजे की तरफ चलने लगा। लानवांग जी एक पल के लिए स्टैचू बन गया और फिर उसने उक्षिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। मैंने बोला था ना, मुझे अभी सीड्यूस मत करो, पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हो। लानवांग जी ने फोर्सफुली उक्षिया को किस किया काफ़ी देर तक और फिर छोड़कर कहा, सब वेट कर रहे हैं, नहीं तो। पर आज रात मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ब्लेसिंग सेरेमनी शुरू हुई। दोनों ने एक दूसरे को वो रिंग्स पहनाई जो मिसेस लान ने उन्हें दिया था। लानवांग जी के डैड ने उन्हें एक जैसे गोल्ड चेन्स और कपल रिंग्स दिए। उन्होंने उन्हें ज़िंदगी भर साथ रहने का आशीर्वाद दिया। सब प्रेजेंट थे। नियमिंगजी भी वीडियो कॉल के थ्रू शामिल हुआ। लान चिरन ने उन्हें एक पेयर रिस्ट वॉचेस दिए। मिसेस लान के साथ तीनों लड़कियां खड़ी थी। वो उन लड़कियों के हाथ से ज्वेलरी बॉक्सेस ले लेकर विवुक्षा के हाथ में देती गई। फिर जब उसके हाथ भर गए तब उन्हें लानवांग जी के हाथ में शिफ्ट करके उसके हाथ में और भी बॉक्सेस देने लगी। लास्ट में उन्होंने यानली के हाथ में जो 2 बॉक्सेस थे उनमें से एक बॉक्स खोला और उस बॉक्स से एक हार निकालकर उक्षिया को पहना दिया। उस हार को देखकर विवुक्षा हैरान हो गया। चाची जी, ये आपने मुझे क्या पहना दिया? ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशनल इंग्लू हार है। आज से ये तुम्हारा है, मिसेस लान ने कहा और फिर दूसरा बॉक्स खोलकर उसके हाथ में दिया। और ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। उस बॉक्स में एक बहुत महंगा सीडियन जीन है जिसमें से जेड रिंग को निकालकर मिसेस लान ने विवुक्षा की उंगली में पहना दी। पर चाची जी, मैं तो एक लड़का हूँ, आप ये सब मुझे क्यों पहना रही हो? विवुक्षा ने कहा। मिसेस जियांग गुस्से से बोल उठी, क्या आप उसे लड़की समझ रही हो? क्या आप उसकी बेइज्जती करना चाहती हो? लानवांग जी के डैड ने कहा, शांत हो जाइए मिसेस जियांग, कोई आपके बेटे की बेइज्जती नहीं कर रहा है। ये गहने हमारे परिवार में पीढ़ियों से चले आए हैं। ये घर की बड़ी बहू को मिलते हैं। मेरी माँ को मेरी दादी ने दिया था और मेरी माँ ने
मेरी वाइफ को ये दिया था और वो चाहती थी कि ये लान वांग जी की पत्नी को मिले। वो तो जल्दी चली गई। उसे पता नहीं था कि उसका बेटा एक लड़के को चुनेगा। ये उसका आशीर्वाद है। उक्षिया, जरूरी नहीं कि तुम इन्हें पहनो, पर आज से तुम इन सारे गहनों के मालिक हो और बाद में तुम्हें ये डिसाइड करना है कि अगले पीढ़ी में किसको ये सब मिलेगा। आप लोगों ने तो ये सब यानली को नहीं दिया था? मिसेस जियांग ने पूछा। मिसेस लान ने कहा, आपकी बेटी आपसे ज़्यादा समझदार है। उसे पता था कि वो इसकी हकदार नहीं थी, इसलिए उसने ये सब नहीं लिया। और ये जो यंगलो हार आप देख रही हो, ये हर कोई नहीं पहन सकता। मैं इतने सालों से इसे संभाल कर रख रही थी, पर मैंने कभी गलती से भी इसे अपने गले से नहीं लगाया। इसे सिर्फ इसके असली हकदार ही पहन सकता है। और ये उक्षिया के ऊपर कितना सुंदर भी लग रहा है। इस हार पर यान और जुइन का भी कोई हक नहीं है। ये सिर्फ उसका है जिसे वांग जी ने अपनाया है। उक्षिया, ये सब अब से तुम्हारा है। इन सब में भी ज्वेलरी है? उक्षिया ने पूछा। चाची जी, मैं ये 2 रख लेता हूँ, बाकी आप दोनों बहनों में बांट दीजिए। उन लोगों ने पहले ही अपना अपना हिस्सा अपने पसंद से चुन लिया है। इन लड़कियों ने कहा कि तुम तो इन्हें पहनोगे नहीं, इसलिए उन्हें ही पहले चुनने का मौका मिलना चाहिए, मिसेस लान ने कहा। यह गलत है, लान वांग जी ने कहा। मैं बड़ा हूँ, मेरे वोइंग को पहले चुनने का मौका मिलना चाहिए था। लाजा, ये तुम क्या बोल रहे हो? विभूषण ने कहा। मैं तो ये इन दोनों को ही देना चाहता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मिस्टर लान ने कहा। तुम चाहो तो बाद में इनके बच्चों को उनकी शादी में इनमें से कोई ज्वेलरी दे सकते हो, पर अभी नहीं। विभूषण ने कहा, पर मैं तो आपके परिवार को कोई वारिस नहीं दे पाऊंगा, तो मैं ये खानदानी हार किसे देकर मरूं? लान चिरेन ने कहा, जमाना बदल रहा है, रिवाज भी बदलेंगे। तुम ये तुम्हारी सास की इच्छा से ले रहे हो, पर किसको देना है ये तुम डिसाइड करोगे। तुम्हारे पास उसके लिए अभी बहुत वक्त है। मिस्टर जियांग ने कहा, हमें पहले से पता नहीं था, हम इसके लिए प्रिपेयर्ड होकर नहीं आए। लान वांग जी को कुछ याद आया। सारे बॉक्सेस अपनी बहनों के हाथों में देकर उसने अपने गले से एक गोल्ड चेन उतारा। फिर वो चेन मिस्टर जियांग के हाथ में देकर उसने कहा, पापा, उस दिन हम जल्दबाजी में आ गए थे, तो मुझे आपको ये वापस करना याद नहीं रहा। ये दादाजी की चेन है, दादी ने मुझे पहनाया था। इस पर आपके असली दामाद का हक है, और मैं वो रिंग भी लाया हूँ। जुइन, मेरे रूम में जाओ, मेरे सूटकेस के अंदर। मिस्टर जियांग ने टोकते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, वो रिंग उक्षियान ने ही तुम्हारे लिए खरीदा था, और ये तुम्हारी दादी का आशीर्वाद है, इस पर तुम्हारा ही हक है। फिर उन्होंने दोबारा उस चेन को लान वांग जी के गले में पहना दिया। लान वांग जी ने कहा, पापा, क्या आपने मुझे अपने बेटे का पार्टनर मान लिया? जब भी मैं आपको पापा बोलता हूँ तब मैं यही सोचता हूँ कि आप उक्षिया के पापा हो। मैंने हमेशा उक्षिया को ही चाहा है, और मैंने कभी भी यानली के साथ कोई डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं किया है। प्लीज़ आप उक्षिया को माफ़ कर दीजिए। ये सब जो कुछ भी हुआ था उसमें उक्षिया की कोई गलती नहीं थी। उसे तो ये फेक मैरिज के बारे में पता भी नहीं था। उक्षिया को पता नहीं था? मिस्टर जियांग ने पूछा। नहीं, उसे पता नहीं था, लान वांग जी ने कहा। यानली मुझसे शादी करना चाहती है सोचकर उसने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया था, और उसी वजह से वो दुबई चला गया था। जब उसे सच्चाई का पता चला तब वो वापस आया, और फिर मैंने और यानली ने डिवोर्स ले लिया। पर यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? हमने यानली के लिए एक अच्छा लड़का देखा था ना, मिसेस जियांग ने कहा। पर आपकी बेटी को पढ़ना था, और कोई पढ़ना चाहे तो उसे नहीं रोकना चाहिए, मिसेस लान ने कहा। और अब उसने खुद से जो लड़का चुना है वो भी तो कितना अच्छा है। हमारी यान ने भी अपने लिए लड़का चुना है, और वांग जी का तो आप सबको पता ही है। मेरी बेटी को भी मैं तब तक पढ़ाती रहूँगी जब तक वो पढ़ना चाहेगी। उसके बाद उसकी शादी किसी ऐसे से कराएंगे जो उसका लायक होगा। आपका भी तो एक और बेटा है, उसके ऊपर भी कुछ थोप मत देना। हम तो इनके अच्छे के लिए ही सोचते हैं, मिसेस जियांग ने कहा। बड़े ये सब बातें करते रहे, और विवुक्षान लान वांग जी को देखता रहा। लान वांग जी ने नोटिस किया तो उसने उसके कान में कहा, ऐसे मत देखो, नहीं तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। आई एम सॉरी, विवुक्षान ने कहा। उनको फुसफुस करते देख मिसेस लान ने कहा, भैया, हम इनकी शादी क्यों नहीं करा रहे हैं? अब तो सब मान गए हैं। तो सबकी सहमति से विवुक्षा और लान वांग जी ने
एक बार हेवंस के सामने नोटो किया और फिर अपने पेरेंट्स के सामने, और फिर उन दोनों ने एक दूसरे के सामने नोटो किया। अब तुम मिस्टर और मिसेस जियांग को टी सर्व करो, मिसेस लान ने कहा। लानोंग जी ने एक पल लेट नहीं किया, उसने जल्दी से उनको टी सर्व कर दिया और फिर उन दोनों की शादी कंप्लीट हो गई। ये कोई लीगल मैरिज तो नहीं हुई, पर ट्रेडिशनली वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए। वही वुक्शन ने लानोंग जी के कान में कहा, मुझे प्रॉपर वेडिंग नाइट भी चाहिए, जैसा मैंने सपने में देखा था। ठीक है, आज ही अरेंज कर लूँगा, लानोंग जी ने कहा। उधर मिस्टर लान ने कहा, यानली उठकर उनके पास गई। जी डैड। वो अभी भी उनको डैड ही बोल रही है। क्या तुम इस लड़के से शादी करने वाली हो? मिस्टर लान ने पूछा। जी डैड, यानली ने जवाब दिया। उसे पता है ना कि वांग जी से तुम्हारी शादी हुई थी? मिस्टर लान ने पूछा। क्या उसके पेरेंट्स को भी पता है? मुझे पता है अंकल, जिनजिक्शान ने कहा। मेरे पापा नहीं हैं, पर मेरी माँ को भी ये पता है। उनको मेरे और लाजा के बारे में पता है? वुक्शियान ने परेशान होकर पूछा। मैंने उनको सब बता दिया है, यानली ने सर झुकाकर कहा। अब मैं किसी और को धोखे में नहीं रखना चाहती। मेरी माँ के जो बॉस है वो गे है। पहले मेरे पापा उनके ऑफिस में जॉब करते थे। पापा की मौत के बाद उनके बॉस ने मेरी माँ की मदद की और उन्हें अपने ऑफिस में जॉब दिया। उनकी वजह से ही तो मैं पढ़ लिख कर कुछ बन पाया हूँ। मेरी माँ को गे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनजिक्शान ने कहा। अगर सब राजी है तो एक डेट फिक्स कर लो, मैं सारा खर्चा उठा लूँगा, विवुक्षा ने कहा। भैया, हम बस हमारी शादी को रजिस्टर कर लेंगे, हमें कोई वेडिंग सेरेमनी नहीं चाहिए, जिनजिक्शान ने कहा। यानली ने कहा, हमारे पेरेंट्स और उसकी माँ सब यही चाहते हैं। तो फिर मैं आज ही तुम्हें कुछ गोल्ड देकर आशीर्वाद कर देता हूँ, मिस्टर लान ने कहा। मुझे पिछली बार ही तो सबसे इतने गोल्ड मिले थे, यानली ने कहा, और यहाँ से जो मिला वांगजी भैया ने वो भी वापस ना करने के लिए कहा। डैड ने तो वो तुम्हारे लिए ही खरीदे थे, वो वापस क्यों देना है? लान वांगजी ने पूछा। यानली, मैं तो बस तुम दोनों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ, मिस्टर लान ने कहा। थैंक यू डैड, पर प्लीज़ मुझे कोई गिफ्ट मत देना। आपने मेरे लिए जो किया वो ही बहुत ज़्यादा है। आपने, चाचा जी ने, चाची जी ने और जुइन ने मुझे इतना प्यार दिया, और ख़ासतौर पर वांगजी भैया ने मेरी इतनी मदद की। आप लोगों की वजह से ही तो मैं अपने सपनों को पूरा कर पा रही हूँ। कुछ दिनों में मेरा पीएचडी ख़त्म हो जाएगा और मैं भी कुछ बन जाऊँगी। आप लोग बस मुझे आशीर्वाद कीजिए ताकि मैं आप सबको प्राउड कर पाऊँ। पर एक बाप अपने बच्चों को कितना देगा, इस बात की कोई लिमिटेशन नहीं है। मेरे पास तुम्हें कुछ देने की कैपेबिलिटी है, इसलिए मैं बस तुम्हें थोड़े से पैसे दूंगा। और मैंने एक फ़ंड ओपन किया है जो लड़कियों को हायर स्टडी करने में मदद करेगी। मैंने उस फंड का नाम तुम्हारे नाम से रखा है, मिस्टर लान ने कहा। तुम चाहो तो तुम उसका काम भी मॉनिटर कर सकती हो। क्या सच में? यानली एक्साइटेड होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपना थीसिस जमा करके मैं इसके लिए टाइम देना चाहूँगी। जिक्शुआ, तुम्हें क्या लगता है? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, जिनजिक्शुआ ने कहा। मिस्टर लान, मिसेस जियांग ने कहा, आपने तो अपने पैसों के दम पे मेरे दोनों बच्चों को मुझसे छीन लिया। लान चिरिन हंस उठे। दूसरों के बच्चों के पेरेंट्स बनने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस प्यार की ज़रूरत पड़ती है। ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानती है ना, मिसेस जियांग? मिस्टर जियांग ने कहा, आपने ठीक कहा मिस्टर लान। उक्शा से हम इतना नाराज़ थे, पर वो अभी भी हमारी फैमिली को अपनी फैमिली सोचता है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कभी उसे अपने बच्चों से कंपेयर नहीं दिया। अब उसे कोई लड़का पसंद है तो क्या कर सकते हैं। फिर वो अपनी वाइफ की तरफ घूमकर बोलने लगे, जब वांगजी यानली से शादी करने आया तब तुम्हें वो इतना अच्छा लगा। अब अगर वो वुक्शिया के साथ रहना चाहता है तब तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा है? ऐसी बात नहीं है, मिसेस जियांग ने कहा। मुझे बस ये धोखा पसंद नहीं आया था। ये मेरा आइडिया था, यानली ने कहा। वांगजी भैया की इसमें कोई गलती नहीं थी। अब प्लीज़ उनसे नाराज़ मत रहिए। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मिसेस जियांग ने कहा। मैं बस यही चाहती हूँ कि सब खुश रहे। 2 दिन बाद यान की भी शादी है, उसे भी सारी खुशियाँ मिले। थैंक यू आंटी, यान ने कहा। और उसके फ़ोन से नियम यंग जो भी बोल उठा, थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल।
उसकी आवाज़ सुनकर मिसेस यंग चौंक उठी और सारे बच्चे हंसने लग गए। डिनर का टाइम हो गया था और टेबल भी रेडी हो गया था। यान ने पूछा, डैड, क्या हम लोग अलग से बैठ सकते हैं? हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग ऊपर चले जाओ, मिस्टर लान ने कहा। मिसेस लान ने उनका खाना ऊपर भेजने के लिए कहा तो सर्वेंट्स ने ऊपर वाले लिविंग रूम में उनका खाना लगा दिया। हम खुद सर्व कर लेंगे, आप लोग नीचे का काम देखो, क्या कह रियान ने सर्वेंट्स को नीचे भेज दिया और फिर सब मिलकर बातें करते हुए खाना खाने लगे। भैया, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, फाइनली सबने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, यानली ने कहा। तो सिर्फ मैं ही था जिसे ये नहीं पता था, जियान चेंग ने पूछा। तुम लोग मुझे अपना भाई मानते हो या नहीं? मुझे भी नहीं पता था, जुइन ने कहा। मुझे बस ये पता था कि यानली दीदी मेरी भाभी नहीं है, पर मुझे कोई भाभी ही नहीं मिलने वाली है, ये मुझे भी नहीं पता था। आई एम सॉरी प्रिंसेस, उक्शान ने कहा। एक काम करते हैं, तुम मुझे अपना कोई ड्रेस दे देना, मैं आज तुम्हारी भाभी बनने का नाटक कर लूँगा। उससे क्या फ़ायदा, जुइन ने कहा। फिर उसकी आंखें चमक उठी। आज आप दोनों की शादी हुई ना, तो आज तो आपकी सुहागरात होगी। यस, हमें इनके लिए रूम और बेड रेडी करना चाहिए, यान ने कहा। ऐसे तो तुम लोग नया कुछ नहीं करने वाले हो। चुप हो जाओ, विभूषण ने कहा। बच्चों के सामने कुछ भी बोलती रहती हो। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, जियान चेंग ने मुंह फुलाकर कहा। दीदी, मैं क्या सोच रही थी, जुयन ने कहा, क्यों ना हम मुखिया भैया को दुल्हन सजा दे, तो हमें एक बार तो भाभी को छेड़ने का मौका मिलेगा। ये सब क्या है, जियान चेंग ने कहा। मुझे भी तो भाभी नहीं मिली है ना, उसका क्या? उसका तो कुछ नहीं हो सकता, जुइन ने कहा। तुम तो पहले से ही मेरे भाई को जीजू बुलाते हो। देखो, मैं इन सब में नहीं हूँ, उक्शान ने कहा। परसों इस घर में शादी है, मुझे बहुत काम है। क्या जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, यान ने पूछा। मेरे ऊपर? मुझे तुम्हारे साथ जाना है ना, जहाँ तुम जाओगी, विभूषण ने कहा। तो तुम मेरे रूम में जाओ, यान ने कहा। सुहागरात से पहले तुम भाई से नहीं मिल सकते। आज मैं खुद तुम्हें सजाऊंगी। तुम्हें इतने सारे गहने मिले हैं, वो किस दिन काम आने वाले हैं? तुम फिर कभी तो वो पहनने वाले नहीं हो, आज सब पहन लेना। लानोंग जी ने अब तक किसी भी चीज़ में प्रोटेस्ट नहीं किया। अब फाइनली उसने कहा, तो एक वेल भी होना चाहिए, मैं खरीद कर लाता हूँ। और कुछ लाना है? नहीं, बाकी का सामान मैं मंगा लूँगी, यान ने कहा। पर याद रखना, रात 10 बजे से पहले तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलोगे। रात के 10 बजे जब लानोंग जी अपने रूम के सामने आया, तब उसे डोर के सामने यान, यानली, जुइन और जियान चेंग दिखे। वो लोग उसका डोर घेर कर खड़े थे। जिनजुक्सन वहाँ नहीं था। ऐसा बचपना करना उसे ठीक नहीं लगा। वो अपने गेस्ट रूम में सोने चला गया। जियान चेंग बाद में जाकर उसी रूम में सोएगा और यानली आज फिर जुयन के रूम में सोएगी। चारों भाई बहनों को पैसे देने के बाद लानोंग जी को अपने रूम में जाने का परमिशन मिला। विभूषण पहले से ही फूलों से सजे बेड पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर एक रेड वेल था। लानोंग जी थोड़ी देर उसे वैसे ही देखता रहा और फिर उसके पास जाकर उसके भेल को उठाया। विभूषण का चेहरा देखते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। हंसो मत, विभूषण ने कहा। मुझे पता है कि मैं बहुत फनी दिख रहा हूँ। फनी नहीं, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, कहकर लानोंग जी ने उसके होठों को चूम लिया और फिर वो वुक्शिया का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया। तो आज हमारी सुहाग रात है। डेकोरेशन तो तुम्हारे पसंद का ही हुआ है, पर तुम्हें यह ड्रेस अप पसंद नहीं है ना? तुम्हें पसंद है? विभूषण ने पूछा। मुझे तो तुम हर हाल में पसंद हो, लानोंग जी ने कहा। आओ, मैं तुम्हें वैसे सजा देता हूँ जैसा तुम्हें पसंद है। देखो, इन लोगों ने मुझे सारे गहने पहना दिए हैं, विभूषण ने कहा। बस कान में कुछ पहना नहीं पाए। उन लोगों ने उसके बालों में क्लिप्स लगाकर उसमें सारे हेयर पिन्स भी लगा दिए हैं। इनको उतारते उतारते कहीं रात खत्म ना हो जाए, लानोंग जी ने कहा। लाजा, जल्दी करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, विभूषण ने कहा। क्या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? लानोंग जी ने सिडक्टिव वॉइस में पूछा। उसकी वॉइस सुनकर विभूषण शांत हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं, तुम्हें यह अच्छा लग रहा है? तुम थोड़ी देर इन्हें पहन कर रख सकते हो, लानोंग जी ने पूछा। हाँ, विभूषण ने जवाब दिया। लानोंग जी ने उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे
और दोनों की सेल्फी भी। उसके बाद उसने वुक्शियान के कपड़े उतारना शुरू किया। पहले गहने तो उतारो, वुक्शियान ने कहा। थोड़ी देर पहने रहो ना प्लीज़, कहकर लानवांग जी ने उसके सारे कपड़े उतार दिए और फिर उसने अपने कपड़े भी उतार लिया। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है? उसने पूछा। वुक्शियान को समझ आ गया था कि वांग जी को उसे ऐसे देखना अच्छा लग रहा है। उसकी आंखों का चमक देखकर वुक्शियान को और तकलीफ नहीं हुई। उसकी बॉडी में फ़िलहाल कोई कपड़े नहीं हैं। उसके गले में उस खानदानी इंग्लियो हार के साथ और भी तरह तरह के हार हैं। उन हारों को ऐसे सेट किया गया है कि उसका सारा चेस्ट उसी में कवर्ड है। उसकी कमर में भी एक बहुत चौड़ा और एक पतला सा वेस्ट चेन है। पतला चेन उसकी कमर में हल्का टाइट है और दूसरे वाले से झूलते हुए लटकन और चेन्स उसकी थाई तक पहुंच रहे हैं। लानवांग जी की मॉम की जेड चूड़ियाँ वुक्शियान के हाथों में नहीं आएंगे, ये तो सबको पता था। इसलिए ज्वेलरी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम चूड़ियाँ दोनों बहनों ने ही ले लिया था और जो ब्रेसलेट्स थे वो सारे वुक्शियान के हिस्से में दिए गए थे। वुक्शियान अभी वही सब पहना हुआ है। तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो, लानवांग जी ने कहा। ये सब तुम्हारे लिए ही बने हैं। क्या बोल रहे हो तुम? वुक्शियान ने पूछा। सच बोल रहा हूँ। लानवांग जी ने वुक्शियान को प्यार करना शुरू किया। पहले इन्हें उतारो तो, वुक्शियान ने कहा। मैं अभी इन्हें उतारना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे इन गहनों के साथ ही हमारा सुहागरात हो, लानवांग जी ने कहा। लाजा, मैं ये सब पहन कर लेटूंगा कैसे? अगर कुछ टूट गया तो? वुक्शियान ने पूछा। तुम मत लेटो, लानवांग जी ने वुक्शियान की बॉडी को अपने हाथों से रेडी करते हुए कहा। मैं लेट जाता हूँ। लाजा, वुक्शियान ने हैरान होकर कहा। एक बार, बस एक बार, प्लीज़ वुइंग, लानवांग जी ने कहा। क्या करना है मुझे? वुक्शियान ने पूछा। लानवांग जी बेड पर लेट गया। तुमने पहले भी किया है ना, बस राइड करो प्लीज़। वुक्शियान लानवांग जी के ऊपर आकर बैठा। उसे बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा। कितने अच्छे लग रहे हो तुम। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम हेवन से उतर कर आए हो, लानवांग जी ने कहा। वुक्शियान लानवांग जी के बातों से और उसकी टच से एक्साइटेड हो चुका था। उसने लानवांग जी के हार्ड पार्ट को अपने अंदर ले लिया। अपनी बॉडी को मूव करते हुए उसने कहा, हेवन से आकर कौन ऐसा काम करता होगा? सेक्स गॉड। कोई सेक्स गॉड ही तुम्हारे जैसा अट्रैक्टिव होता होगा ना, और कोई टॉप टायर सेक्स गॉड ही सेक्स करते हुए तुम्हारे जैसा सुंदर दिखता होगा, लानवांग जी ने कहा। वुक्शियान की बॉडी के मूवमेंट के साथ साथ उसकी बॉडी के ज्वेलरी हिलने लगे और उनमें एक मीठी मेटालिक साउंड होने लगी। वुक्शियान ने कहा, ये आवाज़ कर रहे हैं। मुझे ये आवाज़ अच्छी लग रही है, लानवांग जी ने कहा। तुम्हें इससे परेशानी हो रही है? तुम्हें मेरा मूवमेंट अच्छा लग रहा है? वुक्शियान ने पूछा। बहुत अच्छा लग रहा है, लानवांग जी ने कहा। क्या ये सर वाले खोल सकते हैं? वुक्शियान ने पूछा। लानवांग जी ने उसे झुकने के लिए कहा और उसके बालों से सारे पिन्स और क्लिप्स उतार दिए। वुक्शियान ने उसके बाद कंप्लेन करना बंद कर दिया और अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया। उसके हर मूवमेंट के साथ उसके कमर के, हाथों के और गले के गहने हिलने लगे। लानवांग जी भी बातें बंद करके एंजॉय करने लगा। वुक्शियान के हाथ लानवांग जी के चेस्ट पर मूव करने लगे और उसका हिप ऊपर नीचे होता रहा। लानवांग जी के बड़े से हाथ ने वुक्शियान के हॉट हार्ड पार्ट को हल्के से पकड़ रखा। थोड़ी देर बाद वह उठकर बैठा और वुक्शियान के कमर को पकड़कर उसे और फोर्सफुली मूव करने में मदद करने लगा। अब तक रूम के अंदर गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स की आपस में टकराने की आवाज़ और दो लस्टफुल बॉडी की आपस में टकराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब उसके साथ वुक्शियान की लाउड मोन और लानवांग जी की धीमी मोन की आवाज़ भी मिल गई। फिर सारी आवाज़ें रुक गई। बस दोनों की तेज चलती सांसों की आवाज़ और जोरों से धड़कते दिल की आवाज़ सुनाई देने लगी। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे से लिपट कर बैठे रहे। बाद में वांग जी ने ही पहले मुंह खोला। इसे कहते हैं सुहागरात। उसकी बाहों के अंदर से वुक्शियान ने धीरे से पूछा, तुम्हें अच्छा लगा? आज तुम में सच में कोई सेक्स गॉड आ गया था, लानवांग जी ने कहा। एक काम करना, ये सारे गहने लेकर चलना। क्या? मुझे फिर से ये सब पहनकर ये करना पड़ेगा? तुम बार बार मुझसे ही मेहनत कराना चाहते हो?
नेक्स्ट टाइम तुम पहनना, विवुक्षान ने कहा। अच्छा ठीक है, कहकर लानवांग जी विवुक्षान के गहने उतारने लगा। आज के लिए ये काफ़ी है, कल सुबह बहुत काम करना है। डार्लिंग, विवुक्षान ने कहा, मुझे ना इन गहनों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम मिल गए हो, मैं उसी से खुश हूँ। राजकुमार के साथ साथ ये सब पैकेज डील में आते हैं, लानवांग जी ने कहा। तुम्हें पाना मेरा सपना था, इसलिए मैं तुम्हें राजकुमार बोलता था, विवुक्षान ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में कहीं का राजकुमार हो। लानवांग जी ने कहा, आजकल और कोई राजा या राजकुमार नहीं है, मैं भी तुम्हारे जैसा नॉर्मल इंसान हूँ। पर अगर तुम्हारे डैड के पास इतने पैसे हैं तो मैं क्यों ऑफिस में इतनी मेहनत करता हूँ, क्यों बॉस का डांट खाता हूँ, विवुक्षान ने कहा। तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो तुम जॉब छोड़ दो, लानवांग जी ने कहा। तुम्हारा ज़्यादा कोई खर्चा तो है नहीं, मैं घर चला लूँगा। नहीं, विवुक्षान ने कहा, मैं ज़्यादा खर्चा इसलिए नहीं करता था क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि तुम्हारे पास क्या है। मुझे लगता था कि तुम जितना कमाते हो वो ही तुम्हारा है, और उनमें से भी ज़रूरत के टाइम तुम्हें अपने घर में पैसे देने होंगे, बहनों की शादी करानी होगी। मैं तुम्हें अपने जैसा सोच रहा था। मैं तुम्हारे जैसा ही तो हूँ, लानवांग जी ने कहा। नहीं, तुम मेरे जैसे नहीं हो, विभूषण ने कहा। मैं एक गरीब अनाथ बच्चा हूँ। वो तो मॉम डैड ने मुझे सहारा दिया, नहीं तो पता नहीं अब मैं कहाँ रहता। और कहाँ रहते? मेरी बाहों में ही रहते। सारे गहने उतर गए थे तो लानवांग जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। विभूषण ने उसे टाइटली हग कर लिया। आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू टू बेबी, लानवांग जी ने कहा। तुम चाहो तो जॉब छोड़ सकते हो और डील खोल कर खर्चे कर सकते हो। मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। नहीं, मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभाना चाहता हूँ, विभूषण ने कहा। लानवांग जी ने उक्षियाँ को क्लीन किया और खुद को भी, पर उसने उसे कपड़े नहीं पहनाए। रात को साथ सोते हुए उन दोनों को ही कपड़े पहनना पसंद नहीं है। टेबल के ऊपर सारे ज्वेलरी बॉक्सेस ठीक से अरेंज्ड है और उनके उतारे हुए कपड़े छोटे से काउच के ऊपर, और फूलों से सजे हुए बेड पर लेटकर लानवांग जी वुक्षा के पीठ पर स्ट्रोक करते हुए गुनगुनाने लगा। विभूषण ने पूछा, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था तब तुम गुनगुनाते भी नहीं थे? नहीं, लानवांग जी ने जवाब दिया। क्यों? हॉस्टल में तो तुम हर रात गाना गाते थे, मुझे लगा था कि वो तुम्हारी आदत है, विभूषण ने कहा। तुमने कभी मेरे गानों को ध्यान से नहीं सुना होगा, लानवांग जी ने कहा। वो गाने मैं तुम्हारे लिए गाता था। विभूषण ने अपना सर उठा लिया। क्या सच में? मुझे ऐसा लगता था जैसे कि तुम अपने गानों के जरिए किसी से प्यार का इजहार करते थे। क्या वो मेरे लिए होते थे? और किसके लिए? लानवांग जी ने कहा। मैं तो कब से तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा था। मुझे सिगरेट की स्मेल से नफरत थी, फिर भी मैं रोज़ तुम्हारे साथ जाकर खड़ा हो जाता था। तुमने कहा था कि तुम्हें सिगरेट टेस्ट करना है, विभूषण ने कहा। एक्चुअली मुझे तुम्हारे होठों को टेस्ट करना था, लानवांग जी ने कहा, पर बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो वो हमारा पहला इनडायरेक्ट किस था। तुमने सिगरेट को गीला कर दिया था, तो उस दिन मुझे तुम्हें टेस्ट करने का मौका मिला था, विभूषण ने कहा। तुम बहुत टेस्टी हो डार्लिंग, पर किसी और को ये पता नहीं चलना चाहिए। किसी को कभी पता नहीं चलेगा। मुझे टेस्ट करने का हक सिर्फ तुम्हें ही है, कहकर लानवांग जी ने विभूषण के फोरहेड पर किस कर लिया। गुड नाइट हस्बैंड, विभूषण ने कहा। गुड नाइट सेक्स गॉड, लानवांग जी ने कहा। ला जा, विभूषण ने कहा। ओके ओके, गुड नाइट हस्बैंड, लानवांग जी ने कहा, और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। तो दोस्तों, मेरे सपनों का राजकुमार यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को ये एफएफ कैसी लगी बताना मत भूलना। अगला एफएफ एक वन शॉट होगा जो सैड लव टॉपिक पर होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।